ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट दुष्यंत दवे ने पेश किया जिसमें उन्होंने 1975 में हुए इमरजेंसी की बात याद दिला दी, और सीजीआई ने उनके किस आर्ग्यूमेंट के खिलाफ ये साफ बोला कि वे गवर्नमेंट के आर्टिकल 370 रिमूव करने के पीछे के फैसले की जांच नहीं करेंगे। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट के 4 साल पहले के लिए गए फैसले पर अभी भी हियरिंग चल रही है। जी हाँ, हम आर्टिकल 370 के रिमूवल की बात कर रहे हैं। यूनियन ने 2019 में इस आर्टिकल को हटाकर जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उनसे छीन लिया था, और इस मामले की फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से चल रही है। इस हियरिंग को आज 7वां दिन भी हो गया है। इस वीडियो में हम उन तीनों लॉयर्स के आर्गुमेंट देखेंगे जिन्होंने आज अपने आर्गुमेंट्स पेश किए थे। अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत हैव बीन फिक्स्ड टू हियर दिस मैटर। जैसा कि लोगों को पता ही है कि स्टार्टिंग के 3 दिन इस हियरिंग के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने लिए थे। उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स को हमने पिछले कई वीडियोस में डिटेल में कवर किया है। चौथे दिन के आर्ग्यूमेंट गोपाल सुब्रमण्यम ने हैंडल किया था, वो भी वर्चुअली। 5वें दिन के आर्ग्यूमेंट्स एडवोकेट जफर शाह ने पेश किए थे, और उन्होंने इस बात पर मेनली फोकस किया था कि जम्मू और कश्मीर का इंडिया के साथ एक सही तरीके से मर्जर नहीं हुआ था। छठे दिन की शुरुआत में एडवोकेट राजीव धवन ने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे, और समय बच जाने के कारण दुष्यंत दवे ने भी उस दिन अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे पिटिशनर और लॉयर रिफत आरा भट्ट की तरफ से पेश हुए थे। आपको जान के हैरानी होगी कि दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर है और उन्हें प्रैक्टिस करते हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री बताते हुए कहा कि आर्टिकल 370 उसके स्पेशल स्टेटस का एक प्रॉमिस था और उसे रिमूव नहीं किया जा सकता था। He said, Article 370 is unusual draftsmanship. It is temporary by object, the purpose. Once that purpose is subserved, nothing remains for the President to exercise. और इधर से ही उन्होंने अपने 7th डे की हियरिंग स्टार्ट की। आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने के पहले उन्होंने ये बताया कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने उनकी इस मामले में मदद की है। दावे ने हियरिंग शुरू होते ही कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग इन रे द बेरुबरी यूनियन साइट की, और साथ ही द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आर्टिकल 370 की लाइट में इंटरप्रेट करने का सुझाव दिया। ही स्टेटेड, In the judgment, it is clearly stated broadly that treaty-making power would have to be exercised in the manner contemplated by the Constitution and subject to the limitations imposed by it. इस जजमेंट के माध्यम से दावे इस बात पर जोर देना चाह रहे थे कि आर्टिकल 370 को सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट पावर से रिमूव किया जा सकता था और ना कि एक लेजिस्लेटिव पावर से। उनका मानना था कि बस मेजॉरिटी होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मन होगा वे वो नहीं कर सकते। He stated, Your Lordship know what majorities can do. We saw what happened in 1975. इधर दावे 1975 में इंडिया में लगे इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जो इंदिरा गांधी के सेकेंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान लगी थी। दावे ने अपने आर्गुमेंट को बढ़ाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 ने अपने पर्पस सर्व कर दिया था। He stated, Article 370 subsection 1 survives because if Constitution is amended later and new articles are to be applied to Jammu and Kashmir, also then that clause may be used. Precedent become functus officio so far as Article 370 subsection 3 is concerned. हालांकि दावे की ये बात सुनकर CGI ने उनसे सवाल पूछा कि अगर आर्टिकल 370 ने अपना पर्पस पूरा ही कर लिया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो चुकी है, तो 1957 के बाद भी इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स क्यों पास हो रहे थे। इस पर दावे ने तुरंत से जवाब देते हुए कहा, Why is it temporary? Because democracy. You could only do it if Constituent Assembly approved it. It was never intended to be permanent. It is a temporary provision. President can't exercise powers now and say that Article 370 stands repealed. हालांकि CGI को दावे की ये बात जमी नहीं और उन्होंने उनसे तर्क करते हुए पूछा कि अगर जो दावे बोल रहे हैं वो सच है, तो फिर इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, वो भी 2019 तक। इस पर CGI ने दावे को समझाते हुए बोला, If you are saying that Article 370 subsection 1 continues to exist, then you cannot say Article 370 subsection 3 ceases to exist. Either everything remains together or everything perishes together. CGI ने ऐसा इसलिए भी कहा था क्योंकि दावे ने अपने आर्ग्यूमेंट से ये साफ पेश किया था कि आर्टिकल 370 सबसेक्शन 3 के थ्रू रिपील नहीं किया जा सकता है। इस पर जस्टिस कौल ने तर्क देते हुए कहा, It exists in the statute of the Constitution. There is no repeal. Now as it stands, all provisions of the Constitution will apply to Jammu and Kashmir. इन बातों को सुनते हुए CGI ने दावे से पूछ ही लिया था कि वे बेंच से चाहते क्या हैं। He stated, Judicial review will be for constitutional violation. There is no doubt that if there is such a violation, this court will intervene. But are you asking us to judicial review the wisdom underlying the decision to abrogate Article 370?
इस पर दावे ने जवाब देते हुए कहा कि वे बेंच का ध्यान बस उस फ्रॉड की तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ है आर्टिकल 370 के रिमूवल पर। दावे ने अपना आर्ग्यूमेंट बढ़ाते हुए ये साफ किया कि आर्टिकल 370 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ही थ्रू रिमूव किया जा सकता था। ही स्टेटेड, "There is a narrative that Jammu and Kashmir is not part of India due to Article 370 and that is completely incorrect. It has always been the case that Jammu and Kashmir is an integral part of India. Even Jawaharlal Nehru rejected this narrative." उन्होंने ये भी साफ किया कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड करना हुआ। उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पर निशाना भी साधा कि सिर्फ मेजॉरिटी होने की वजह से उन्होंने अपनी मर्जी से लॉस बना के किसी भी प्रोसेस से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था। ही स्टेटेड, "In the BJP manifesto, they had promised abrogation and this court had ruled that this manifestos cannot be against the constitutional scheme and spirit. Now because you have majority in parliament, you have done this and it is all because you told people to vote for you and you will abrogate it. This shows power exercised for colorable considerations." और इसी के साथ दावे ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया। कोर्ट की हियरिंग में बहुत समय बाकी होने की वजह से सीनियर एडवोकेट शेखर नफाड़े ने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट पेश करते हुए कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्लेस करना अलाउड नहीं हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि आर्टिकल 370 को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि गवर्नर स्टेट के सारे मैटर्स हैंडल कर ही रहे थे। He stated, "This assuming of power will not mean breakdown of law and order machinery. This is a jurisdictional issue and Article 356 has been invoked for a collateral purpose and the collateral purpose is apparent on the face of the record. The Jammu and Kashmir Reorganization Act is born in unconstitutionality." इस पर CGI ने उनसे सवाल करते हुए पूछा कि क्या होगा जब दो स्टेट्स को यूनाइट किया जाएगा। इस पर नफाड़े ने जवाब देते हुए कहा, "The existence of states is a part of the basic structure and Jammu and Kashmir cannot be an exception to this. What is the impact on the constitutional structure? Ladakh has no representation in the Rajya Sabha. So much for democracy." अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि "You cannot abolish a state like this. The existence of a state is a part of the basic structure and Jammu and Kashmir cannot be an exception to it." कोर्ट में कुछ समय बाकी होने पर सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हुए कहा, "When you break down a state into union territory, the parliament becomes the sole legislature. When parliament is a sole legislature, the state comes out of the federal structure." और इसी के साथ कोर्ट का समय समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट हियरिंग 22 अगस्त मंगलवार को कंटिन्यू होगी। CGI TY चंद्रचूड़ ने पिटिशनर से निवेदन किया है कि वे अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स 22 अगस्त तक खत्म कर दे ताकि कोर्ट इसके बाद रिस्पोंडेंट्स की साइड भी सुन सके। आर्टिकल 370 के हियरिंग के अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।